इंट्रोड्यूस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वज्ञ ताराकिट से। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक पे चैलेंजेस फेस बाय अ डॉक्टर व्हेन यू कॉल। एक डॉक्टर अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है जब उसको काफ़ी ज़्यादा तादाद में कॉल्स आते हैं। जैसा कि एक फैक्ट है जो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि एक डॉक्टर के दिमाग में काफ़ी सारी बातें हर समय चल रही होती हैं, उनके पेशेंट के डायग्नोसिस से रिलेटेड, मरीजों के इलाज से संबंधित काफ़ी मसले, नई नई नॉलेज या फिर नई नई तकनीकों को अपने प्रैक्टिस में कैसे इन्वॉल्व करें उसकी कोशिश। जब कोई डॉक्टर काफ़ी सारी कॉल्स रिसीव करता है तो इन सारी बातों से उसका दिमाग थोड़े समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी समय लेता है उस माइंडसेट को वापस रिस्टोर करने में, जो कि एक डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। जब कोई डॉक्टर अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर करता है तो उसका रीज़न सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही होता है, ना कि ये तरीका सही नहीं है कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉल करके डिस्कस किया जाए। हर स्वास्थ्य संस्थानों में, हर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी इशू को रिजॉल्व करने का एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है जो कि पहले से सेट होता है, जैसे कि रिसेप्शन का कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कोई कंप्लेंट नंबर। हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक डॉक्टर हमेशा इस कोशिश में रहता है कि वो कैसे अपने इलाज को, अपने मरीजों की सेहत को बेहतर से बेहतर बनाए और नई से नई तकनीकें अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करें। तो आज हम डॉक्टर अनुज रस्तोगी के साथ, जो कि एक जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं, डिस्कस करेंगे कि कैसे इतनी सारी कॉल्स आना उनके वर्क फ्लो को, उनके थॉट प्रोसेस को हैम्पर करती है। हेलो सर। तो आज का हमारा, देखिए, जो हमें फ़ोन करते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने ही फ़ोन किया है। उन्हें ना तो ये पहले पता होता कि डॉक्टर साहब अब क्या कर रहे होंगे, ना उन्हें पता होता कि आपसे 2 मिनट पहले भी फ़ोन की कॉल आई है और किस टाइप की कॉल आप एक 25-26 साल की प्रैक्टिस के बाद एंटरटेन करने में खुश महसूस होंगे। जब लोग हमारे पास आते हैं जो सीनियर डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, तो उनके पास थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम, चैलेंजेस लेके आते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये डॉक्टर हमारा इस चैलेंज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इसीलिए टाइम के साथ डॉक्टर्स की फीस भी थोड़ा बढ़ती रहती है, जिससे कि उनका नंबर ऑफ पेशेंट कंट्रोल रहे। अगर जिस फीस पे वो कैरियर आरंभ करते हैं या उससे मिलती जुलती फीस रहेगी तो उन पे नंबर ऑफ पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी जो पेशेंट्स का इनफ्लो है वो कंट्रोल रखने के लिए थोड़ा धीरे धीरे कुछ मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, बिकॉज उन्हें हमेशा लगता है कि अपने आप को चेंज करें। जैसे कि मेरी 25-26 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा जो मेजर चेंज आया 2010 के बाद आया। खासकर बच्चों की लाइन में टेक्नोलॉजी का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब उसके बाद टेक्नोलॉजी शुरू हुई, इको, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, वेंटिलेटर्स, इंटेंसिव केयर, खासकर नर्सरी के अंदर, न्यू बॉर्न्स के अंदर बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और उसको धीरे धीरे उसको पढ़ते हुए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हुए, सीखते हुए हम लोग बेसिकली जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो हम पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए करते हैं। अब उसके लिए एक तरफ तो हमारा ये ध्येय है या हमसे उम्मीदें ये हैं कि हम मेरठ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा देने की कोशिश करें। या देखिए, अब ये तो है ही, सब बच्चे यहाँ से अमेरिका चले जाएंगे या दिल्ली के बहुत प्रीमियर हॉस्पिटल में चले जाएंगे और जरा सी बात के लिए नहीं जाया जा सकता। और इवन वो हॉस्पिटल, वो मेरठ के हॉस्पिटल से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसी केयर को यहाँ देने के लिए हमें रेगुलर अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, अपने सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है, उसे मॉडिफाई करना पड़ता है। बट उसमें बे टाइम कॉल, हर समय कॉल अटेंड कर करके आप परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, रात में थोड़ा जल्दी सोता हूँ, 10, साढ़े 10, 11 बजे में सोने की कोशिश करता हूँ और सुबह में 5 बजे करीब जाग जाता हूँ। अब सुबह क्योंकि मुझे लगता है किसी ने मुझे कॉल किया है तो मैं उसकी कॉल अटेंड कर ही लूँ, कोई परेशानी में होगा, मैं इस सोच के उन कॉलों को उठाता हूँ। उसमें 90% कॉल मुझे अपसेट ही करती है। जैसे सुबह सुबह 6 बजे एक महिला का फ़ोन ये था कि डॉक्टर साहब बैठेंगे आज। मैंने पूछा किसका नंबर मिलाया है, तो बोली डॉक्टर अनुज का नंबर मिलाया। देखिए, आप बताइए कौन अपने बिजनेस में, मैं कह रहा हूँ ये अगर हमारा बिजनेस भी है तो कौन सुबह से लेकर रात तक ऐसे खुले रखता है?
कि सुबह 6 बजे से आपको जवाब दिया जाए। और आपको जिस भी डॉक्टर से आप कहीं भी जाते हैं तो आपको ये बात अब सभी की समझ में आ गई है, रिसेप्शन कहाँ है। कुछ चीज़ें रिसेप्शन से पूछी जा सकती हैं, और कोई भी रिसेप्शन 24 घंटे नहीं, होटल तो है नहीं है कि 24 घंटे उस पर रिसेप्शन खुला हुआ है। और वो 24 घंटे अगर कोई भी डॉक्टर उसे 24 घंटे करने की कोशिश करेगा क्लिनिक पे, तो उसको उसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी, बिकॉज ही हैज़ टू हैव मोर स्टाफ। तो पेशेंट को ये कॉल करते हुए ये भी समझ नहीं रहती वो डॉक्टर को कॉल कर रहा है या रिसेप्शन को कॉल कर रहा है। वो उस समय, क्योंकि पहले उन्होंने नंबर लिया होता है इमरजेंसी के नाम पे, और फिर वो अनजान बन जाते हैं। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं होगा जिसने रिसेप्शन का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर रखा होगा, जो भी जिस भी डॉक्टर से जुड़े हुए। अक्सर मुझसे भी इतने सिली क्वेश्चन पूछते हैं कि फला डॉक्टर बैठे हैं नहीं बैठे हैं। भाई मैं उन डॉक्टर के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ, या उनका अपॉइंटमेंट नंबर क्या है। अभी किसी ने मुझसे पूछा कि कोई बढ़िया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का नाम बता दीजिए, मैंने उनका नाम बता दिया और उनके हॉस्पिटल का नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट, क्योंकि एक सवाल का मैंने जवाब दे दिया तो एक सवाल और बन गया उनका, मेरी मॉडेस्टी के चलते हुए, कि अब उसका अपॉइंटमेंट नंबर दे दीजिए। तीसरा ये होता कि उनका फोन नहीं मिल रहा है, या वो तो शाम को बुलाने के लिए 4 बजे बुला रहे हैं, आप मुझे पहले दिखवा दीजिए। तो इस तरह से हमें इतना बम्बार्डमेंट रखा जाता है। और वो अब क्या हुआ कि कल की कुछ मतलब कल से मैंने फोन कॉल उठाने बंद कर दिए। मैं थक गया उठाते उठाते, और मेरी इससे लाइफ खुद अपनी बहुत डिस्टर्ब हो गई। देखिए, हम भी मोबाइल के ऊपर आजकल ऑफिस बना हुआ है, मोबाइल पे आपने बहुत सारी ऐप्स हैं, चाहे वो मेडिटेशन की है, पढ़ाई की है, आप उस पर कोई एक चीज नहीं कर सकते। कोई हमें फोन करने वाला, अगर दोपहर में लोग सोते भी हैं, कि किस समय में डॉक्टर, सबको पता है क्लिनिक्स बंद है आजकल, कि इस समय कोई एक टेंटेटिव पता होता है इस समय कोई आदमी क्या कर रहा होगा, बट कॉल करने वाले को कोई इस बात से मतलब नहीं होता। इवन मैं अपने साथियों को भी कॉल करता हूँ, तो वो एजुकेटेड है शायद, इस वजह से मैं उन्हें तो टेक्स्ट मैसेज करता हूँ, और टेक्स्ट मैसेज पे वो मुझे जवाब दे देते हैं। मेरे दिल्ली के अंदर भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंटेंसिव केयर करते हैं, वी नेवर डिस्टर्ब टू ईच अदर। टेक्स्ट मैसेज पे अगर कोई खास बात होती है, और वो मुझ पे ये भी इंटेंशन क्लियर होती है ना, उस पे हाय हेलो गुड मॉर्निंग थैंक यू, मतलब अननेसेसरी टाइम वेस्ट, अननेसेसरी अपना हाथ करना चलाना। अभी लेटली जैसे व्हाट्सएप शुरू हुआ जब से, तो व्हाट्सएप पे इतने गुलदस्ते आते हैं सुबह से लेकर रात तक, मुझे मेजॉरिटी नंबर उसमें ब्लॉक करने पड़े। करें क्या भाई, आप क्यों ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं नेसेसरी, रोज की रोज ग्रीटिंग भेज रहे हैं। एक काम ये हो गया उन ग्रीटिंग्स की सफाई करने का। इधर आई एम सेंडिंग यू ग्रीटिंग्स, और आई हैव आस्क्ड यू टू सेंड ग्रीटिंग टू अस, देन यू सेंड ग्रीटिंग। या कोई बहुत स्पेशल चीज है, देन यू शुड सेंड टू दैट पर्सन। बट आपने एक अपनी मेलिंग लिस्ट में किसी को इन्वॉल्व कर लिया, और उसको भेजे जा रहे हैं। अब आप उसका क्या होगा, अब जैसे मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे पास 4 वार्ड हैं हॉस्पिटल के अंदर, चारों वार्ड की मुझे मैसेज पे टैप रखना होता है। मेरा व्हाट्सएप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे नर्सरी का, पीआईसीयू का, टीआईसीयू का, जो मेरे वार्ड्स हैं, उनमें अपने स्टाफ के टच में 24 घंटे रहना पड़ता है। तो वो रिपोर्ट्स उस पर सेंड करते रहते हैं, जो मैं देखता रहता हूँ। अब वो मेरे उसके ऊपर एक नया मैसेज आ गया, तो वो मैसेज नीचे चला जाता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि भेजने वाला इतना इंसेंसिटिव है, या कॉल करने वाला इतना इंसेंसिटिव है। मेरे पास बहुत सारी कॉल ये भी आती है कि कब दिखाने आए। अब एक तरफ तो मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ, या कोई भी डॉक्टर बहुत सीनियर डॉक्टर है, दूसरी तरफ वो अपने अपॉइंटमेंट भी ऑर्गेनाइज करे। आप उसकी रिसेप्शन पे क्यों नहीं फोन करते? मुझे ये भी नहीं पता होता कि आज कितने लोगों का अपॉइंटमेंट है, आज कौन आएगा, कितने बजे आएगा, दैट आई डोंट नो। अब मैं मैस क्रिएट कर दूं, मैं खुद ही मैस कर दूं कि आपने मुझे फोन करा और मैं कह दूंगा 3 बजे आ जाओ, और 3 बजे और भी तो अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी। ये एक जो एक बेसिक जो एटिकेट्स हैं वो बिल्कुल ही मिसिंग है, और हमें इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं, कुछ भी करना मुश्किल है। अब मुझे हार के यही करना पड़ा कि आई विल नॉट टेक कॉल। तो सर, इस तरह की जो कॉल्स होती हैं, जैसा कि आपने बताया कि लोग अपॉइंटमेंट के लिए टाइम लेते हैं कि किस टाइम आए, या फिर आप किस टाइम तक बैठेंगे, कब बैठेंगे, तो ये किस तरह से आपको, आपके जो वर्क फ्लो है उसको किस तरह से हैम्पर करता है? देखिए, वो वर्क फ्लो को भी हैम्पर करता है, और आप एक पीरियड के बाद आप इरिटेट भी होने लगते हो। अब आप मुझसे कोई पूछेगा, अब इतने साल की प्रैक्टिस के बाद, मैं कोई नया तो हूँ नहीं, इवन नया डॉक्टर भी ये अच्छा नहीं महसूस करेगा कि उसको बार बार डिस्टर्ब करा जाए, कब तक बैठे हो, कब मिलोगे। तो उसमें आई डोंट लाइक समबडी शुड कॉल मी लाइक दैट।
या फिर कोई भी डॉक्टर पसंद नहीं? कोई भी पसंद नहीं करेगा उसको। हर डॉक्टर के यहाँ रिसेप्शन है, हर डॉक्टर के यहाँ फोन है। अब किसी डॉक्टर पे नहीं है तब तो ठीक है, या कोई डॉक्टर आपको खुद एनकरेज कर रहे हैं कि भाई आप उनसे आप उनके मोबाइल पे उनसे टाइम लीजिए, या उनकी कॉल, आपको ये नंबर दिया जाता है इमरजेंसीज के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं दिया जाता। जी। जैसे सर कुछ मरीज जैसे कि आपने बताया कि इमरजेंसी के लिए आपसे नंबर लेते हैं और फिर वो सडनली किसी एक माइनर इशू को डिस्कस करने के लिए कॉल करते हैं, जैसे कि नॉर्मली माना जाए कि हमारा बच्चा दाल रोटी खुशी खुशी नहीं खाता है तो क्या करें, इस तरह के जो अब इश्यूज। बताइए, ये सब इमोशनल इश्यूज हैं, या आप ये कहें लूज मोशंस भी हो रहे हैं, तो मैं तो लूज मोशन की दवाई क्लिनिक पे भी नहीं लिखता हूँ। मेरा तो बहुत सेलेक्टिव क्राइटेरिया एंटीबायोटिक्स लिखने का या दवाई लिखने का। जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो सब जानते ही हैं, मैंने अपनी वीडियो बना के भी डाली हुई है। वो एक अननेसेसरी डिस्टरबेंस है, सबको उल्टी की दवाई पता है। एक भी पेरेंट ऐसा नहीं होगा जिसे वोमिकाइन, नॉनडेम या जोफर या एमिसेट नहीं पता होगी, बट इवन देन दे आस्क कि उल्टी हो रही है क्या करूं, उल्टी हो रही क्या, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप अननेसेसरी क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। मेरे पास पिछले 20 साल से जूनियर डॉक्टर है, जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनका बच्चा रात को भी सेफ है। अगर रात को 11 बजे जसवंत राय मेरे हॉस्पिटल जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, तो वहाँ डॉक्टर मिलता है उनको। बट वो वहां जाके क्या कहेंगे, डॉक्टर नुजस्तोई को बुलाओ, डॉक्टर नुजस्तोई को दिखाना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। जहाँ आप मतलब जब तक आप अपने आप को दूसरे के शू में नहीं रख के देखेंगे, दूसरे के एंगल से नहीं देखेंगे, तो ये मैस रहेगा, आप डिससेटिस्फाइड भी रहेंगे। अब क्योंकि अगर हमें अपने आप को अपडेट करना है, हमें पढ़ना है, तो हमें सोना भी है। हर समय यही काम नहीं कर सकते हम। जैसा कि सब जानते हैं सर कि एक डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट के फेवर में और उसकी हेल्थ के हित में ही सलाह देता है। कई बार कॉल्स डॉक्टर्स रिसीव करते हैं जो कि बेस्ड होती हैं कि हमारे परिवार वाले ये कह रहे हैं, या फिर किसी रिलेटिव के बातों में आके, या फिर किसी और स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर से सलाह लेके, या फिर किसी से भी सलाह लेके हाँ, देखिए, वो आर्ग्यू करते हैं कि आपने आपने ये ट्रीटमेंट हाँ, है। सर्वज्ञ, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया, एंड मोस्टली वो लोग जो जानते हैं आपको वही ज्यादा इस तरह से ट्रेवल करते जी। हैं। अभी एक मेरे फैमिली फ्रेंड है, 3-4 दिन पहले वो लगातार मुझे कॉल कर रहे थे, और मुझे मालूम था वो दवाई पूछने के लिए कॉल कर रहे हैं, और बहुत नॉन स्पेसिफिक कॉल है। मैं बिजी था, मैं उनकी कॉल किसी कारण नहीं ले पाया। तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि जब उनकी बार बार कॉल आई थी, देयर मस्ट बी सम रीजन। तो उन्होंने बताया उनके बच्चे को भूख नहीं लग रही है, तो उन्होंने किसी लेडी डॉक्टर से, गायनिकोलॉजिस्ट से दवाई पूछी थी, और उसको कीड़े की दवाई देने के बाद कीड़े निकले जा रहे हैं। ये बात उन्होंने मुझे 3 बार मुझे बताई। मैंने उनको बोला कि मैं अभी आपको कॉल करता हूँ, मैं इस समय थोड़ा सा टाइट हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। फिर मैंने हल्का सा फ्री होके फिर उनको कॉल करा, क्योंकि वो मेरे से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप एक दवाई का नाम मैंने मैसेज कर दिया उनको कि आप ये दवाई 3 दिन तक देनी है आपको, और 9 महीने तक दें आप, जिससे इसके कीड़े बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन उन्होंने ये रेज करा कि वो जो जिन डॉक्टर से मैंने दवाई पूछी थी, उन्होंने कहा था 3 हफ्ते तक कोई दवाई नहीं देनी है। अब मुझे नहीं समझ में आया उन्होंने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा, जब उन्हें पता है 3 हफ्ते तक वो ये चाह रही है नहीं देनी है, तो मुझसे क्या रीएश्योरेंस चाह रही है। या तो जिस डॉक्टर से उन्होंने पहले पूछा, अब उसका उसका क्रिटिसिज्म चाह रही है, उसका एक्सप्लेनेशन मुझसे चाह रही है। अब मैंने उनको बताया कि कोई बात नहीं, आपने, उन्होंने कहा अब ये 3 दिन दीजिए दवाई सुबह शाम। तो उस पर दूसरा क्वेश्चन ये आता है पेशेंट का इन जनरल कि तो आपकी स्टोर पे मिलेगी। अब ये भी एक बड़ा हर्टिंग सा डायलॉग होता है। देखिए, जो भी स्पेशलाइज प्रैक्टिस करते हैं वो कुछ स्पेशल ड्रग प्रोक्योर करा के रखते हैं। दवाइयों का इतना बड़ा संसार है कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इस केस में क्या था, एक जेंटल टैबलेट आती है ग्लैक्सो की, वो आराम से सब जगह मिल जाती है। बट जेंटल से भी बेटर मैं मेबेंडाजोल यूज करता हूँ, बट मेबेंडाजोल बहुत सस्ती होने की वजह से मार्केट से चली गई, तो डीपीसीओ में आ गई और फाइनली चली गई। एक कैडिला नाम की कंपनी ने उस वॉर्मिन के नाम से, वो अभी भी मार्केट में बहुत सिलेक्टेड केमिस्ट के यहाँ मिलती है। तो हम लोगों पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो कई बार हमें हमारी पसंद की दवाइयाँ मिल जाती हैं जो हमें लगता है हमारे मरीजों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैंने उनसे जहाँ 1-2 जगह मेरे प्रिस्क्रिप्शन जाते हैं, कहाँ उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप इस टैबलेट को अवेलेबल करा दो। इस तरह से वो टैबलेट हमारे हॉस्पिटल में भी और मेरे क्लिनिक पे भी अवेलेबल थी। तो पहले तो उनका सवाल यही था कि मैं मंगा लूंगी,
अब मतलब देर वाज सो, अब हम तो सब जानते हैं वो नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी। उसके बाद उन्होंने मुझसे इरिटेट होना शुरू कर दिया। जब मैंने उनसे कहा भाई कि आप पढ़ी लिखी लेडी हैं, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से कीड़ों की दवाई पूछ रही हैं बच्चों की, या बच्चों के डॉक्टर कीड़ों की दवाई के बारे में ज़्यादा अच्छा बताएंगे। तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, और बस एक हॉट आर्ग्यूमेंट हुआ और वो खत्म हो गई कन्वर्सेशन। तो मुझे लगा कि मैं सबका फोन उठाता हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं फ्रीली अवेलेबल हूँ। मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ और आप उसे अदरवाइज ले रहे हैं। आपने देखा कि सामने वाला, आप तो फ्री हैं जब क्योंकि आपका अपना काम है, सामने वाला भी फ्री है। तो ये जो एक फिनोमेना है, अब जब आप एक आदमी से, जिस जो मेरा काम है बच्चों के लिए कीड़ों की दवाई के बारे में, तो कम से कम मेरी मास्टरी है ही, तभी तो आपने मुझसे पूछा। अब वो उसकी डोज मुझे किसी दूसरे के डॉक्टर ने क्या बताई है, तुम्हें क्या पता है, तुमने क्या पढ़ लिया गूगल पे, इसके लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अब मैं ये भी जस्टिफाई करूं, ये भी आपको समझाऊं कि वो जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, वो सत्य नहीं है। तो ये आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के, ये आप उस बात को रिवार्ड कर रहे हैं, उस व्यक्ति की अच्छाई को, जिसने अपने बिजी टाइम में से, शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपको हेल्प करने की कोशिश करी। सर एक आजकल जैसा देखा जाता है कि बहुत ही उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट आपको दिख जाएंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है सर कि मरीज आपको दिखाकर जाते हैं और वो गूगल पे सर्च करके फिर आपको कॉल करके डिस्कस करते हैं कि उन्होंने गूगल पे तो ये रिजल्ट देखा और आपने इस तरह का ट्रीटमेंट चलाया है। तो क्या इस चीज़ से ये बात फील होती है कि या तो वो डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर रहे या फिर उसकी एक्सपर्टीज पे डाउट कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टरी ना यूट्यूब वाली नहीं है कि आपने यूट्यूब पे देख लिया कि ऑमलेट कैसे बनाए, 2 अंडे लिए, फोड़े और बना लिए। जी। सब डॉक्टर, सबके अंदर अलग दिमाग है, वो उस चीज़ को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हमारी इसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है। मैं आज भी खूब, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, खूब कोशिश करता हूँ मैं समझूँ, और अपने जो कुलीग्स हैं उनसे भी डिस्कस करता हूँ जो भी हमारा सेटअप है, और उसे अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐसा इतना आसान नहीं है कि आप उसे गूगल पे सुपरफिशियली पढ़ के और आप उसे समझ जाएं। जो इस समय कोरोना वायरस का हो रहा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से वही सब कुछ हो जाता है। अब लॉकडाउन रहेगा नहीं रहेगा, इस पे विभिन्न मत हो सकते हैं, उसका क्या रिपरकशंस हो रहे हैं, क्या कितना नुकसान हो रहा है, वो भी समय के साथ पता चलेगा, क्या उचित था क्या उचित नहीं था। तो इसलिए आप गूगल पढ़ के और फिर आप अपने, या तो आपको उस डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए, सिंपल है। अगर आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट है तो फिर आप उसे सुनिए, आप उससे क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं अपनी नॉलेज के लिए। अब जैसे एक बच्चा मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले आया, उसको लूज मोशंस हो रहे थे, उसको किसी ने इंजेक्शन लिखे हुए थे। अब मैंने उनके पेपर, अब मुझे कोई पेपर एक एक कोई टेक्स्ट की तरह थोड़ी पढ़ना है, मुझे एक सेकंड में समझ में आ जाता है इसमें क्या लिखा है, इसके पीछे डॉक्टर की क्या इंटेंशन है, उन्होंने क्या डायग्नोसिस बनाई है इस बच्चे की, क्या प्लान है? क्या उनका प्लान है। अब वो बार 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 बार, जो मैं उनको एक अच्छी दुनिया में एक अच्छी नॉलेज देना चाह रहा था और आगे की प्लानिंग देना चाह रहा था, बिकॉज देखो बच्चों का जो ट्रीटमेंट है, मुझे एडल्ट्स का ज़्यादा जानकारी नहीं, बच्चों का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से नहीं है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अदरवाइज समझानी पड़ती हैं। जो अनजाने में माँ बापों से गलती हो रही हैं, जो उनकी रूट कॉज है प्रॉब्लम का, वो आपको बहुत समझाना पड़ता है। बट जो पेरेंट्स आपको आगे ही नहीं बढ़ने देते, उन्हें आप कहाँ समझा सकते हो। अब उनका बार बार इंटेंशन ये था कि उन डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लिखे हैं, उन्होंने कहा था कि इंजेक्शन लगवाने जरूरी है। अब मैंने उनको बोला कि देखो, मैं आपके सामने नॉर्मल तरीके से बैठा हूँ और आपकी बात को पूरी टेंशन दे रहा हूँ, मैंने पेपर भी देख लिया, अब आप मुझे क्या चाह रहे हो मुझसे, आप कि मैं उन्हीं का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर दूं, उन्हीं की डायग्नोसिस पे चलूं, या मैं अपनी डायग्नोसिस लूं। तो उन्हें बहुत मुश्किल से हुई इस बात को समझने में, और उन्होंने मुझे गलत डायरेक्शन में मेरे दिमाग को मोड़ दिया। जबकि मैं उनको जो उस बच्चे के हित में था वो समझाना चाहता था, कि वो बेसिकली वो समझें इस बात को कि जो बच्चे के हित में आगे उनको फायदा दे। जिन लोगों को डिटेल डिस्कशन करना है और बहुत सेटिस्फैक्शन चाहिए, उनके लिए हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन का भी प्रोविजन कर दिया है लॉकडाउन के अंदर, जिसका ऐड हम डालते रहते हैं।
तो उस पे कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन जनरली नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर उस ऑनलाइन कंसल्टेशन के अंदर हम उन्हें पूरा टाइप प्रिस्क्रिप्शन या जो भी उनके हित में ज़रूरी होता है, जो लिंक वगैरह सब भेजते हैं, तो उसमें पूरी तरह जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं उस ऑनलाइन कंसल्टेशन को, और वो कंसल्टेशन हमारे कंफर्ट से होती है। जैसे पेशेंट ने बुक कर दिया और पैसे डिपॉजिट करा दिए, तो उसके बाद हम टाइम सेट करके उससे बात करते हैं। बट दैट कैन नॉट बी डन लाइक दैट। आप कभी भी जिसने मन करा वो फ़ोन बजा दिया हमारा, इतना इजीली अवेलेबल समझ के। और अगर अच्छेपन की ये डेफिनेशन है तो आप भी बनिए ऐसे अच्छा, आप अपने प्रोफेशन में इस बात को करिए। जी सर, एक हाईली एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर होने के बावजूद जब कोई आपको कॉल करके किसी वैक्सीन की कॉस्ट के बारे में या फिर उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में पूछता है तो कैसा फील होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। देखिए, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है कि आप मेरे से वैक्सीन लगवाएं। आप वैक्सीन का कभी नाम पूछ रहे हैं, कभी वैक्सीन की कॉस्ट पूछ रहे हैं, तो मैंने या फिर पहले ही कहा ना, randomly देखिए आप हमें हमें एक अगर रेस्पेक्ट करते हैं तो आप प्रॉपर रेस्पेक्ट करिए। आपको ज़्यादा ही कुछ अगर पैसे को लेके इशू है, कुछ है, आप क्लिनिक पे आके पूछिए, आपका आपको सूट करे आप लगवाइए, नहीं तो मत लगवाइए। अगर आप विंडो शॉपिंग करना चाहते हैं इस तरह से और इस तरह से हमें यूज करना चाहते हैं तो वी आर सॉरी। मैं फौरन फोन काट काट देता हूँ, या मैं किसी को इस बात के लिए एंटरटेन नहीं करता हूँ कि ठीक है क्या कॉस्ट है। अब वैक्सीन जो पहले आते थे बहुत सिंपल वैक्सीन थे, अब बहुत एक्सपेंसिव वैक्सीन है। अब जैसे डीपीटी के अंदर ही 3 तरह के वैक्सीन है, 3 या 4 तरह के। और छापा बाहर बोल रहे हैं, तो 3 तरह 4 तरह के वैक्सीन हैं जिनकी कॉस्ट बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। अब मैं ये आई एम नॉट एबल टू टेल देम कि ये वैक्सीन इतने का होगा, ये इतने का होगा, ये लगवाओगे आप या वो लगवाओगे। तो ये मेरे ख्याल उनकी ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और वी आर नॉट रेडी टू फुलफिल दैट। कई बार लोगों को सर ये आभास नहीं होता है कि आप कितने सीवियर केस के साथ डील कर रहे हैं या फिर जो आप पेशेंट देख रहे हैं वो कितना क्रिटिकल है, किस तरह का पेशेंट है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। उन्हें ये मतलब है कि हमने फ़ोन करा और डॉक्टर साहब ने हमारी फ़ोन उठा ली। अब डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे उससे इन्हें कोई मतलब नहीं। देखिए, सुबह 6 बजे भी फ़ोन करते हैं, रात को 10:30 बजे भी फ़ोन करते हैं। रात मेरे पास कल रात 10:30 बजे फ़ोन आया कि कोविड बेड अवेलेबल करा दो दिल्ली के अंदर। कोई मुखर्जी नगर में है हस्बैंड वाइफ, उनके लिए कोविड बेड चाहिए। अब बताइए 10:30 बजे मेरे भी जो दोस्त हैं, मैं तो उन्हें नहीं करता फ़ोन। अब मैं उन्हें ये फ़ोन करके पूछूं भाई कोविड बेड इस समय कहाँ मिल जाएगा। ये इस तरह से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता वो कोई अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, और उस तरह एक अच्छे आदमी को आप डे बाय डे किल करते हैं। अब मैंने परेशान होके नंबर ही उठाने बंद कर दिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव पीस ऑफ माइंड। मुझे मेरा मेन काम है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं और जितने भी बच्चों का हम इलाज करते हैं, सब बच्चे हमें समझ में भी नहीं आते। मैं ऑनेस्टली कन्फेस कर रहा हूँ, बच्चों का विज्ञान इतना सरल नहीं है, और ये डेवलप हो रहा है। और साथ में हमारे यहाँ इतने ज़बरदस्त रिसोर्स लिमिटेशंस हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड बच्चे हैं, अगर उनकी टेस्ट की बैटरी देखी जाए तो बहुत लंबी बैठेगी उनकी करेक्ट डायग्नोसिस करने की। तो हम अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से उन्हें डायग्नोस करके उनकी लाइफ में कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और रेगुलर ही पढ़ना पड़ता है। और जिस दिन तक कोई भी डॉक्टर अच्छा डॉक्टर प्रैक्टिस में है, उसको पढ़ना ही होगा, बिकॉज साइंस डेली चेंज होती है। आज से कुछ साल पहले मैं स्विट्जरलैंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, तो उसमें एक जो मैं आज बता रहा हूँ, इसका 50% 10 साल बाद गलत साबित होगा। मीन्स ये साइंस इतनी चेंज होती है, और टाइम टू टाइम अपडेट खासकर होती है। बच्चों वाली साइंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। बच्चों की जो भी स्टडीज़ हैं मोस्टली वो एडल्ट स्टडीज़ के बेस पे बनी है, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं हैं और बच्चों पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं करी जा सकती, और बच्चे बहुत जल्दी डिटोरिएट कर जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते, बच्चे जल्दी से बीमार भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत सही भी जल्दी से सही भी हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे
अब लोग उल्टी दस्त का ट्रीटमेंट पूछते हैं, इसमें तो आपको दिखाना ही चाहिए बच्चे के डॉक्टर को, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कब बच्चा आपका डिटोरिएट कर गया, कब उसमें पानी की कमी हो गई, पता चला पानी की कमी में ही पड़ा रहा और उसकी किडनी पे इफेक्ट हो गया। तो बच्चों को इस तरह से बिल्कुल भी टेलीफोनिकली ट्रीट नहीं करा जा सकता। सर, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, एक पीस ऑफ माइंड जो आप बता रहे हैं, उससे जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है और आपके प्लान ऑफ केयर में जो डिस्ट्रैक्शन होता है, तो एक डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए सही है कि वो डिस्ट्रैक्ट होए? बिल्कुल ठीक नहीं है डॉक्टर के लिए, और डॉक्टर को बिल्कुल अपनी सारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, प्रॉब्लम सॉल्व करने पे लगा रहता है, और वो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेशेंट के साथ अच्छा कर पाऊँ और उनको बढ़िया कर पाऊँ, उनके जीवन में खुशी दे पाऊँ, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। तो वो उसके लिए लगातार मनन करना पड़ता है, अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना पड़ता है, क्योंकि दिस वर्क इज 24/7। लोगों की छुट्टी होती है, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है। जैसे हमसे पूछते हैं कि आज संडे को भी छुट्टी नहीं है आपकी, तो संडे को भी हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, क्योंकि जो बच्चे एडमिटेड होते हैं हमारे हॉस्पिटल में उन्हें कौन देखेगा अगर हम नहीं जाएंगे। तो हम रेगुलर जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं और रात को भी जाते हैं जब ज़रूरत होती है। तो ऐसा छुट्टी तो कोई है ही नहीं डॉक्टर। सर, आजकल व्हाट्सएप के ज़माने में कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। ये बहुत ही क्विक और कॉस्टलेस तरीका है कम्युनिकेट करने का। पर जब एक डॉक्टर के पास सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, जिनमें काफ़ी सारे रिपोर्ट्स, केस समरीज, कंप्लेंट्स और ये सब बहुत ही शफल तरीके से फ़ोन में भरा हुआ होता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि सबको पॉजिटिवली और एप्रोप्रिएटली नहीं, डिलीवर किया जाए? एक्चुअली सबसे पहले तो डॉक्टर क्या करता है कि जो रीड वाली रिसीप्ट है वही ख़त्म कर देता है, जिससे कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि हमने वो मैसेज देखा भी है या नहीं देखा। अनफॉर्चुनेटली हमें करना ही पड़ता है, बिकॉज कोई अपनी मदर की समरी भेज देगा, कोई मतलब ये भी नहीं। अब मैं कैंसर के बारे में क्या बताऊंगा, बिकॉज आई डोंट डील इन कैंसर। हाँ, मैं किसी को ये तो सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप कहाँ इस कैंसर के लिए बढ़िया डॉक्टर मिल जाएंगे, बट आप अननेसेसरी मुझ पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। और अब ये रिसेंट जो मैंने अभी पहले भी बोला था कि कुछ रिपोर्ट्स पैनल्स करा लेते हैं, इतनी मोटी मोटी गड्डी होती है उनकी, और वो व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं और फुल राइट से भेजते हैं, जैसे मतलब वेट कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम वेट कर रहे हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी इतनी सारी रिपोर्टें देखना, क्योंकि रिपोर्ट तो उन्होंने अपनी मर्जी से कराई है। अब उसको समझो ये रिपोर्ट कराई क्यों है और उसका जवाब दो कि थायराइड बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसमें हजारों रिपोर्ट होती हैं। तो आप वो छोड़ के अपना काम धाम सब छोड़ के उनकी रिपोर्ट देखिए, और अगर उन्हें पता चल जाए आपने रिपोर्ट देख ली तो वो फिर पूरा उधम ही मच जाता है, बार बार मैसेज आएंगे क्या निकला, क्या हुआ, क्या निकला, जबकि उन्होंने रिपोर्ट अपनी मर्जी से कराई है। वो किसी ने उनसे किसी सेल्स पर्सन ने कहा भाई ये इसमें पूरा पैनल हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी का पता चल जाएगा, ये 2000 रुपये में टेस्ट होते हैं, तो वो बिना सोचे समझे वो फटाक से टेस्ट करा लिए और किसी डॉक्टर गरीब पे डाल दिए कि चलो चलो बताओ इसका क्या है। तो अब इसका धीरे धीरे देखिए सभी चेंज हो जाते हैं, कुछ जल्दी चेंज हो जाते हैं, कुछ लेट चेंज होते हैं, फिर वो देखते हैं, देखना बंद ही करना पड़ता है। अभी एक किसी का बच्चा बहुत सीरियस होने के बाद मेरे पास बचा बचा था हमारे जसवंत राय में, तो नेचुरली जब हम बार बार बात करते हैं तो एक संबंध डेवलप हो जाते हैं। अभी फिर उन्होंने क्या करा, अपनी लॉकडाउन में अपनी भांजी की पॉटी की डायपर की फोटो भेज दी। अब बताइए हम पॉटी देख के इलाज करते हैं क्या? अब इस तरह से हमें लोग इतना फुलिशली यूज करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कौन यूज होना चाहता है कौन। वी वांट पीस ऑफ माइंड। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारा जो कोर मैसेज था वो यही था कि एक डॉक्टर का दिमाग जो है उसको पीस ऑफ माइंड कितना ज़रूरी है, और जो कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आने की वजह से। देखिए, एक इंसान डॉक्टर को एक कॉल करता है, पर उस डॉक्टर के पास सैकड़ों उसी तरह की कॉल्स आती हैं, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कॉल कर रहे हैं तो हम किस वजह से कॉल कर रहे हैं। क्या ये कॉल करना उचित है जिस वजह से हम कॉल कर रहे हैं? क्या ये सही में एक इमरजेंसी है? क्या एक डॉक्टर उस टाइम क्या कर रहा होगा जिस टाइम हम उसको कॉल कर रहे हैं? या फिर उस कॉल के बाद में आपका क्या इंप्रेशन उस डॉक्टर पे पड़ेगा? या फिर वो आने वाले अपने टाइम में क्या मेजर्स
लेंगे। जैसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, खांसी हो रही क्या दवाई दे दूं? जैसे 15 दिन से खांसी हो रही थी, मैंने फला दवाई दी, ठीक नहीं हुआ, अब क्या दवाई दे दूं? अब बताइए, अगर इस तरह से हम इलाज कर लेते तो फिर तो आशीर्वाद से इलाज कर देते। वी हैव टू इवेल्युएट दैट चाइल्ड, उसको क्यों खांसी हो रही है, कहाँ से उसका फोकस है, क्या रीजन है, उसे कैसे दवाई बता दें? सिर्फ दवाई दवाई से थोड़ी कुछ होना है। वो तो मैंने कार्ड बना के दिया हुआ है तारा किट्स का, कि आप भी कोई परेशानी हो आप इसमें से दवाई लेके दे दिया करें। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो आप चाहे मुझे दिखाएं, किसी और को दिखाएं, या कहीं भी दिखाएं, आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक से इवेल्युएट कराना ही पड़ेगा। आप इस तरह से दवाई ये नहीं पूछ सकते कि खांसी हो रही है क्या दवाई दे दें। तो ये एक बहुत ही अब इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। जब लोग नहीं समझते तो वो उठाना ही बंद कर देते हैं और उसको देखते ही नहीं। तो सर हमारे फ्रेंड्स के लिए और कोई मैसेज तारा किड्स की तरफ से? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, आप डॉक्टर को भी अपनी तरह इंसान समझिए और सच्चे दिल से उसकी रेस्पेक्ट करिए और उसको सच्चे दिल से उसका फ़ायदा उठाइए, ना कि उसे बॉदर करें कि कब बैठेगा, कब आ जाएं, कब वैक्सीन की क्या कॉस्ट है, वैक्सीन है नहीं है, आज कहाँ मिलेंगे। और कभी भी पेशेंट ना जो टाइम में ऐसे करते हैं वो टाइम से आते नहीं हैं, ये भी एक फैक्ट है। मान लो शाम को वो बहुत जिद करेंगे, डॉक्टर साहब मिल जाना, और उसने कहा मैं 1 घंटे में पहुंचा, कभी 1 घंटे में नहीं आएगा वो। और अगर आप उसको दोबारा फोन करके पूछोगे कि कहाँ रह गए आप, तो वो कहेंगे बस अभी जाम में फंस गया था, अभी पहुंच रहा हूँ, बस मेरठ में प्रवेश कर गए, पता चला मेरठ में प्रवेश कर गए और जसवंत राय में मेरे तक पहुंचने में 2 घंटे लगा दिए, 1 घंटा लगा दिए। तो इस तरह से लोग करते हैं, फिर अल्टीमेटली क्या होता है, फिर आप धीरे 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 इन सिचुएशन से बचने लगते हो, ना फोन उठाओगे ना किसी परेशानी में फंसोगे। तो सर आज के लिए इतना ही। मेरा मैसेज यही है, सब मेरे से जो लोग अटैच्ड हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए, वो भी किसी विशेष बात के लिए करिए, और मैं उसमें आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। आप मगर ये मुझसे ना पूछिए कि मैं कब बैठूंगा, कब मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरे क्लिनिक का जो रिसेप्शन है वो 8 बजे शुरू हो जाता है और शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। तो इसमें आप मैनेज कर सकते हैं, मैं बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ, कब मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा। तो इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाए कि हमारे क्लिनिक का नंबर 8 बजे से जब तक क्लिनिक खुलता है तब तक चालू रहता है। हमारे यहाँ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अपॉइंटमेंट सिस्टम है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका क्लिनिक का अपॉइंटमेंट नंबर का डाल टाइम देना। भी टाइम से मिल जाएगा। और आप देखिए, किसी पेशेंट को रेफर भी करते हैं तो उसे मेरा नंबर मत दीजिए, क्लिनिक का नंबर दीजिए। अक्सर पेशेंट बताते हैं कि हमें किसी ने बताया था आपको दिखाने के लिए और उन्होंने आपका नंबर दिया था। आप खुद भी मेरा क्लिनिक का नंबर सेव करिए इंक्वायरी के लिए, और किसी को भी अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वही क्लिनिक का नंबर उन्हें दीजिए। मैंने जिन भी डॉक्टर्स के पास में बच्चे भेजता हूँ, पेशेंट भेजता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उनके या तो असिस्टेंट का नंबर या उनके रिसेप्शन का नंबर हमारे पास हो, और वो हम उन्हें डायरेक्ट नंबर नहीं देते हैं डॉक्टर का, उनका क्लिनिक का रिसेप्शन या उनके असिस्टेंट का नंबर देते हैं, जिससे कि उनका मिलना डॉक्टर से आसान हो जाए और डॉक्टर को कोई डिस्टरबेंस, अपना जो जिस पेशेंट का भी वो इलाज कर रहे हैं या जिस पेशेंट के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। उम्मीद करता हूँ आप हमारी मेरी परेशानी को समझेंगे, हमारे जो मेरे डॉक्टर भाई हैं उनकी परेशानी को समझेंगे, और इसका एक सॉल्यूशन निकाल के आप इन चीज़ों को और स्मूथ अपने आप में इम्प्लीमेंट करेंगे। या। थैंक यू। थैंक यू।